हैं। बड़ी जानकारी है कि खटीमा में थारू जनजातीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर धानी रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि आपको बताएं, उधम सिंह नगर के खटीमा में धानी रिजॉर्ट में थारू जनजातीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आपके शब्द हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं के अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी करते हैं। इसलिए खुलकर चर्चा करने के लिए मैं आया था, क्योंकि आपकी जो हर बात हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के अनुरूप हम योजनाओं को बनाने और उनको और प्रभावी तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं, तो हम लोग इसके लिए करेंगे। और शिक्षा तो हमारे लिए सबके लिए होनी चाहिए मूलभूत। आज देखिए किस प्रकार के संस्कार हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से, हमारी बेटियां तमाम तरह से कैसे कैसे अपशब्द बोल रही हैं। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो ये इस प्रकार की कमी आई है, वो एक पूरे समाज का जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ स्वरूप है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी बेटियों को, सभी बेटों को कहा कि ये बचपन में गलतियां हो जाती हैं, उनको कोर्ट कचहरी में डालना, उनको जेल में डालना, उनको सजा देना कोई उसका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा हम सबको माफ करते हैं, सबको सुधरने का अवसर देते हैं, तो इसलिए शिक्षा अच्छी होनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटीमा से खबर है, खटीमा में सिटी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल छात्रों से सीधा संवाद किया। पढ़ाई और भविष्य पर चर्चा की गई और सीएम धामी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने का भी काम किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संवाद कर रहे हैं, लगातार युवाओं से पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर उनसे संवाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो जेनजी के साथ या नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकई में सराहना उसकी करनी होगी और वो वाकई में तारीफ काबिल भी है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी आप तक साझा करें। हालांकि इस युवा संवाद कार्यक्रम का जब आयोजन हुआ तो इसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं जो थे वो शामिल हुए और खटीमा में सिटी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने छात्रों से संवाद किया, उनसे बातें की, उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ दिया, संजीदगी के साथ दिया। सरकार को लेकर भी उन्होंने सवाल किए। जो वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद बच्चे थे, इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पढ़ाई और भविष्य पर चर्चा हुई और उस प्रदर्शन के बाद, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद लगातार सरकार अब ये समझ रही है कि उन्हें नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करना ही होगा, उन्हें उनके साथ जुड़ना ही होगा। उनकी जो मनोस्थिति है उससे उनको वंचित अगर वो रहेंगे तो ये उनका नुकसान। तो कहीं ना कहीं उन्हें कनेक्ट करने, अगर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अगर समझा जाए तो देश के हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश, हर आयु वर्ग को साथ लेने की कोशिश। अब एक वर्ग तो है जो सरकार की नीतियों को समझ रहा है या उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन नई जनरेशन ऐसा नहीं कर रही है। नई जनरेशन जो है वो सवाल करना जानती है और जवाब लेना भी जानती है। इस बात को अब सरकार समझ रही है। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद एक युवा नेता में गिने जाते हैं, वो भी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। इधर देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में रहने वाली सरकारी टीचर सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से मौत हो गई। सृष्टि कंडारी ने 29 जुलाई को शाम करीब 7:30 बजे एक भावुक वीडियो बनाया, जिसमें उसने सॉरी मम्मी मैं ऐसे जा रही हूं, ये कहते हुए प्रताड़ना का दर्द बयां किया और इसके बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वहीं इस पूरे मामले पर देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीईओ की टीम ने सभी महत्वपूर्ण सबूत जुटाए, साक्ष्य इकट्ठा किए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका पति और ननद दोनों को। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि मामले की तुरंत सुनवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी रुचि।
मैं ऐसे जा रही हूँ बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ की टीम द्वारा सभी जो जरूरी साक्ष्य थे उनको एकत्रित करते हुए 2 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। इस तरीके का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर पूरे समाज को काफ़ी झकझोरने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके बीच में आना चाहिए, क्योंकि समस्त देश की मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था और इसलिए मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ इसमें जो भी अभियुक्त गण हैं इनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो भी अभियुक्त गण हैं हम लोग कोशिश करेंगे, माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें आग्रह करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में बाद में लेके। इधर संत रविदास जयंती के आयोजन को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी गर्मा चुकी है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उसने अनुसूचित जाति समाज के विकास के लिए पर्याप्त कामकाज नहीं किया, जबकि मोदी सरकार सभी वर्गों के सम्मान और उत्थान के लिए काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश भर में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस को 70 साल दिए देश ने, हमेशा लगातार उनकी सरकार रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी दलित समाज के लिए कोई कदम ऐसे नहीं बढ़ाए कि वो जिससे आगे बढ़ सकें, शिक्षित हो सकें, अपना जीवन यापन बेहतर से जी सकें। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसमें चाहे हमारा अनुसूचित जाति का समाज भी हो, उसको भी उन्होंने लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। सामाजिक समरसता को लेकर हम रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती को बहुत भव्य प्रगाढ़ तरीके से हम मनाने का काम करेंगे। हमारी कलश यात्रा भी चल रही है, हमारा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, हमारे जितने भी रविदास जी के जो मंदिर है वहाँ पर सफाई अभियान भी चल रहे हैं। लगातार हम सामाजिक समरसता के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं, आपको बताया जाए संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के मौके पर चल रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत उनकी जन्मभूमि काशी की पावन माटी अब उत्तराखंड के चंपावत पहुंची है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में जिलों के लिए वितरित किए गए कलश को चंपावत लाकर महर्षि वाल्मीकि मंदिर और संत रविदास मंदिर में विधि विधान से स्थापित किया गया। इस दौरान पूजा पाठ, वृक्षारोपण और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। तो वहीं देहरादून में पुल की गुणवत्ता और नुकसान को लेकर सियासत गर्मा चुकी है, जहां कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर निर्माण कार्य में कमी या खामी थी तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के बजाय नदी का रुख बदलने को इसकी वजह बताया जा रहा है, जबकि मानकों के अनुरूप निर्माण होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो वहीं इस मामले पर अब सरकार के जवाब का भी इंतजार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है, वो अपना व्यवसाय करता, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है तो भाई कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट करते और उससे जो है जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कराते। ये तो कुछ करा नहीं सरकार ने और विभागीय अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की।
उत्तराखंड में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज है। जहां कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का साफ कहना है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को पारदर्शी और शुद्ध बनाना है, जिसमें मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। पार्टी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से अफवाहों से बचने की अपील भी की है। 19 लाख मतदाताओं के नाम इसमें कटे हैं। देखिए, शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है कि हमारी वोटर लिस्ट जिसको हम शुद्ध कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की जो मृत्यु हो जाती है, वो वोट भी उसमें जुड़े होते हैं, उनको कटने का काम होता है। जो लोग बाहर चले गए हैं, किसी की शादी हो गई, वो यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम कटता है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में और उसके बाद 2024 की लिस्ट में नहीं पड़ा है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, उनके नाम कटें। लेकिन यहाँ पर मैं अपील करना चाहती हूँ अपने प्रदेश की जनता से कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अभी प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें नाम जुड़ रहे हैं, 12 दस्तावेज है। 12 दस्तावेज में से एक दस्तावेज आपको देना है, ये प्रूफ करना है कि आप उत्तराखंड के हैं। तो वहीं उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में 100 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बयान देते हुए कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, मजबूत बनाकर स्वरोजगार से जोड़ रही है, जबकि लाभार्थी महिलाओं ने इसे अपने जीवन में बदलाव लाने वाली पहल बताया है। गौरा देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2019 से समूह में जुड़ी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उद्यम किया, का काम शुरू किया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने बैंक से लोन लिया। यूनिवर्सिटी बनाती हूँ, मैं दूध का काम भी, सब्जी का काम भी करती हूँ। और मैंने बैंक से लोन लिया, उससे मैंने मशीनें खरीदी और इसकी तरफ से मुझे 30,000 रुपये सब्सिडी भी मिली। तो मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा अवसर दिया, और सरकार का विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मोदी जी जब से आए हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज महिलाओं की जो सामाजिक उनकी सहभागिता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। उनके नाम पर घर मकान भी हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के चलते। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लाखों कमाकर लखपति दीदी भी बनी है। तो आज उनका बैंक बैलेंस भी हुआ है। तो लगातार अगर ये चीज़ें जब महिलाओं के लिए हुआ है तो ये हमें ग्रामीण स्तर से लेकर और छोटे शहरों तक सभी जगह देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये हम सरकार की अगर हम देखेंगे कि क्या उपलब्धि है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जब हम महिलाओं को बढ़ता हुआ देखते हैं, ग्रामीण स्तर पे हर महिला को बढ़ता हुआ देखते हैं, और उन्हीं महिलाओं का सम्मान करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हैं खिरसू में। हमारी सरकार के द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश में करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में भी अभी तक 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी हो गई हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सहकारिता विभाग से मैंने हर महिला समूह को 5 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ और वो 0% पे दे रहा हूँ। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर महिला समूह भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं वो जो है डेयरी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो जो है पापड़ से लेके अचार से लेके जो भी वो कर सकते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से जो है उनको 0% पे ऋण दिया जा रहा है। इधर उत्तराखंड में मानसून पूरे अपने शबाब पर है। नदियां, नाले सब उफान पर हैं, लेकिन खतरे के बीच भी लापरवाही की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल रामनगर की कोसी नदी में पर्यटक और बच्चे बेखौफ होकर नहाते नजर आ रहे हैं। ऊंचाई से छलांग भी लगा रहे हैं और सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सवाल ये है कि कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों के बावजूद भी प्रशासन की सख्ती आखिर कहां पर है? क्या चेतावनी बोर्ड की सुरक्षा का विकल्प है या किसी और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और केवल ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सामाजिक लापरवाही, लोगों के जो अंदर एक लापरवाही है कि वो बेखौफ होकर इस मानसून के मौसम में, ये भी पता है कि इस तरह का मौसम है या कभी भी उफान पर नदी नाले आ सकते हैं या तेज़ बहाव कभी भी आकर इन्हें बहा ले जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें रोकने की बजाय सब एक एक कर व्यूज़ और लाइक्स बटोरने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए नदी में उतर रहे हैं
और नहा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में भी तेज बारिश और हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां पर बिजली लाइन पर भारी पेड़ गिर जाने से बिजली के तार और पोल टूट गए हैं, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग यानी बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। विभाग का ये कहना है कि क्षतिग्रस्त पोल बदलने में समय लगेगा और जल्द ही सप्लाई बहाल होने की भी उम्मीद है। हल्द्वानी से खबर। हल्द्वानी में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन को सीज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घर के नाराजगी को लेकर, घर में कुछ कलेश हुआ, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा टाइप हुआ, उस बात को लेकर वो आहत थी। उस कलेश को लेकर तुरंत जो है उसी दिन मध्यरात्रि को वो घर से बिन बताए अपने आप अकेले चली गई। वो उसको हमने बहुत संगीनता और संवेदनशीलता से अगला किया, क्योंकि फोन और पैसा कुछ भी नहीं था उस महिला के, उस बच्ची के साथ। तो तुरंत हमने सीसीटीवी का स्पेशलाइज्ड टीम्स और हल्द्वानी मुखानी का टीम्स को लगाया। मनोज को उसका सुपरविजन कर दिया, एसपी हल्द्वानी को। और मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस के आधार पर हमने मोर देन 100 कैमरास को ट्रेस करा। तो हमें जानकारी में आई कि वो पहली रात तो यही मुखानी के आसपास ही बिताई और अगले दिन सुबह वापस गोलापार की तरफ गई, गोलापार से सितारगंज की तरफ गई। तो इस पूरे घटना में सीसीटीवी के आधार पर हमने ट्रेस आउट करके सकुशल 13 साल की जो बच्ची को हमने बरामद कर दिया है। सीधे आपको हरिद्वार का रुख करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। हम आए हुए विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधि, महाविद्यालयों, विद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज से, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, और कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र। मैं आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में जो पूरा का पूरा भगवामय हो रहा है, सबके सर पर पगड़ी बंधी हुई है, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और सच कहूं तो आप जैसे युवा ऊर्जावान साथियों के बीच में जब भी मैं आता हूं, मैं स्वयं भी ऊर्जा से भर जाता हूं। आप सबसे बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप सभी युवाओं के चेहरों पर जो मैं चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास देख रहा हूं, वो इस बात का साक्षी है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को न केवल आधुनिक ज्ञान दिया, बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया, और इस शैक्षणिक संस्थान से, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है, और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहाँ से नहीं निकलता है, बल्कि वो चरित्र, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर यहाँ से निकलता है। साथियों, आज पूरी दुनिया
भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। और आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। वो आप देखिए, कल का उनका वीडियो कितना भावुक करने वाला वीडियो है, जो उन्होंने हमारे सामने एक विचार, एक संदेश युवाओं के नाम दिया है। उन्होंने सारे लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हुए कहा कि ये युवा बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको संभलने का मौका देना चाहिए भाइयों बहनों। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की युवाओं के लिए सोच है। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आज देश का नेतृत्व एक अभिभावक के रूप में कर रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हमारे युवाओं के पास सपनों को सच करने की अपार क्षमता है, बस उन्हें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। उनको सहायता करने वाले, सहयोग करने वालों की जरूरत है। और इसी सोच के साथ युवाओं को और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने आज लाखों युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। मेक इन इंडिया ने युवाओं को निर्माण और नवाचार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से अवसरों की दुनिया युवाओं के सामने खोल दी है। तमाम अवसर आज युवाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको स्किल मिल रही है। इसी प्रकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ने खेल संस्कृति को भी नई पहचान दी है। आज भारत के खिलाड़ी दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इसी बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।